आज हम स्टडी करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। इस टॉपिक में हम जानेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स का क्या मतलब है, इलास्टिसिटी का क्या मतलब है और प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है। ये तीन टर्म्स हैं। हमें पता है कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। व्हाट कैन फोर्स डू, आपने पढ़ा होगा कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। किसी ऑब्जेक्ट को एक्सलरेट करने के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। फोर्स एक्सलरेट भी कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को। एक काम और भी कर सकता है, वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, किसी भी शेप को डिफॉर्म कर सकता है या रिशेप कर सकता है। तो जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को डिफॉर्म करे उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। सपोज आपके पास एक वायर का कोई पीस है, उसको आप अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस वायर पर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। आपके पास कोई स्ट्रेट वायर है तो उसको आप सर्कल की शेप भी दे सकते हो, ट्रायंगल की शेप भी दे सकते हो, कोई भी शेप आप दे सकते हो। अगर आपके पास कोई मेटल की शीट है उससे आप कोई बॉक्स भी बना सकते हो। मेटल की शीट को आप अलग अलग शेप दे सकते हो, अलग अलग एंगल पर आप उसको बेंड कर सकते हो। इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज की शीट है, पेपर शीट है, उसको आप बोल या स्फीयर की शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो कोई रफ कागज है तो रफ कागज को डस्टबिन में डालने से पहले क्या करते हैं, उसको थोड़ा स्फेरिकल शेप दे देते हैं। उसके लिए भी हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं जो उस पेपर की शेप को डिफॉर्म कर देता है। तो हम फोर्स की हेल्प से फोर्स को अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को हम डिफॉर्म कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। कोई बलून है, बलून की शेप को भी आप, अगर आप किसी बलून बलून को अपने दोनों हाथों के बीच में कंप्रेस करते हो या इसका उल्टा आप उसको स्ट्रेच करते हो तो वो भी इजिली पॉसिबल है फोर्स की हेल्प से। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ, अ फोर्स विच कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ डिफॉर्मिंग फोर्स। कोई भी फोर्स जो ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दे, साइज को चेंज कर दे, उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। जब एक्सीडेंट होता है दो व्हीकल्स का तो दोनों व्हीकल्स की शेप भी चेंज हो सकती है, तो वहां भी डिफॉर्मिंग फोर्स आ जाता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज करेगा। जस्ट आपको ये छोटी सी डेफिनेशन हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, आपने बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को देखा होगा डेली लाइफ में जिनको हम यूज भी करते हैं, जिनकी शेप को अगर हम एक बार चेंज कर भी दे वो वापस से अपनी शेप में आ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, रबर बैंड। कोई भी रबर बैंड हो उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो तो वापस अपनी उसी शेप में आ जाएगा। और कोई स्प्रिंग भी है, स्प्रिंग को आप अगर स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप किसी स्प्रिंग को भी दोनों हाथों के बीच में कंप्रेस करते हो या दोनों हाथों से उसके एंड्स को पकड़ के खींचते हो यानी कि उसको स्ट्रेच करते हो, तो भी हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं जो उसकी शेप और साइज को चेंज कर देता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप चेंज होने के बाद भी अपनी ओरिजिनल शेप को वापस रिगेन करने की कोशिश करती है।
कोई भी मेटल की ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल की वायर है, सपोज करो कि आपके पास कोई सर्कुलर रिंग है मेटल की वायर से बना हुआ, उसको अगर आप स्ट्रेट भी कर दो वो वापिस से सर्कुलर शेप में आ जाता है। 100%, ये जरूरी नहीं कि 100% जो ओरिजिनल शेप है वो रिगेन हो जाए। कई बार 10% हो पाती है, कई बार 90% हो पाती है। 100% बहुत रेयर केसेस में ही ओरिजिनल शेप वापिस हो पाती है। तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं, इनमें मेटल्स खास तौर से, मेटल्स बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है। आप हथौड़े से एक मेटल को पीट पीट के कोई भी शेप दे सकते हो और वो इला इजली डिफॉर्म भी हो जाती है। तो ये किस वजह से पॉसिबल है? मेटल की इलास्टिसिटी की वजह से पॉसिबल है। बेस्ट एग्जांपल इसमें रबर बैंड का और स्प्रिंग का है, जिसमें उनकी शेप को चेंज करने के बाद वापस से उनकी ओरिजिनल शेप बहुत ही इजिली आ जाती है। फिर इसके अपोजिट फिर प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? अगर एक बार ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दिया तो वापिस वो ऑब्जेक्ट अपनी उसी शेप में नहीं आ पाती है, तो उसको हम प्लास्टिसिटी कहेंगे। कोई मिट्टी की ऑब्जेक्ट है, आपने मान लो कि गीली मिट्टी है, उससे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाई है, तो अगर एक बार मिट्टी की से बनी कोई मूर्ति टूट जाए या आप उसको खींच दो, सपोज करो मिट्टी ही है, उसको अगर आप खींच दो तो क्या वो वापिस से अपनी शेप में आ पाएगी? चाहे मिट्टी से बनी हुई कोई शेप हो या च्युइंगम भी हो, च्युइंगम को भी अगर एक बार आप स्ट्रेच कर दोगे तो वापिस वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहेंगे। या प्लास्टिक का मतलब ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट प्लास्टिक की बनी हुई होगी, पॉलीमर, जो कि एक पॉलीमर है। यहाँ हम प्लास्टिसिटी उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। चाहे वो पेंसिल का सिक्का भी है, उसको क्या आप स्ट्रेच कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो? अगर आप पेंसिल के सिक्के को स्ट्रेच करना चाहोगे, कंप्रेस करना चाहोगे, वो टूट जाएगा। बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती है जिनको अगर आप फोर्स लगा के चेंज करना चाहोगे तो वो टूट जाएंगे। इनमें कांच भी है। क्या कांच से बनी ऑब्जेक्ट्स को आप रिशेप कर सकते हो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके? जैसे आप ये कोशिश करोगे वो टूट जाएगा। तो इन सब ऑब्जेक्ट्स को जो फोर्स अप्लाई करने से टूट जाए या फिर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आए तो उनको हम प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहेंगे। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या हुआ? जो ऑब्जेक्ट 100% अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर ले। 100%, ऐसा बहुत रेयर होता है। 99.9% तक ऑब्जेक्ट्स अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेती है। थोड़ी सी कमी रह जाती है। जो रबर बैंड है वो थोड़े टाइम के बाद लूज क्यों हो जाता है? एक नया रबर बैंड है, वो बार बार स्ट्रेच होता है, फिर वापस अपनी शेप में आ जाता है। कितनी बार आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो? 10 बार, 20 बार, 40 बार, 100 बार। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बहुत ज्यादा अपनी ओरिजिनल शेप से काफी आगे निकल चुका होगा, उसका साइज काफी इंक्रीज हो गया होगा। तो जो रबर बैंड आपकी सोक्स की जो रबर है वो लूज क्यों हो जाती है थोड़े टाइम के बाद? बता सकते हो अंश? हम बहुत सारी चीजों में रबर यूज करते हैं, कपड़ों में भी यूज करते हैं, सोक्स में भी यूज करते हैं। वो थोड़े टाइम के बाद लूज क्यों हो जाती है? हेयर में भी रबर बैंड यूज करते हैं, वो लाइफ टाइम तो एक जैसा नहीं रहता है। थोड़े टाइम के बाद वो ढीला पड़ जाता है, लूज पड़ जाता है। ऐसा किस वजह से होता है? बताओगे अंश? क्योंकि हम बार बार फोर्स लगा रहे होते हैं। तो मतलब कि वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में वापस नहीं आ पाता है। तो अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आएगा तो फिर उसको हम
परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो नहीं कहेंगे। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब कि उसको आप कितनी बार भी डिफॉर्म करो वो अपनी ओरिजिनल शेप में 100% वापिस आ जाए। ऐसा बहुत रेयर होता है। कुछ मटेरियल फिर भी हमने बनाए हैं आर्टिफिशियल, जैसे कि क्वार्ट्ज फाइबर है, कई घड़ियों में भी ये यूज होता है। क्वार्ट्ज फाइबर जो कि बहुत महंगी घड़ियां होती है उनमें यूज होता है। ये मटेरियल बहुत ज्यादा इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। क्या हमारी स्किन इलास्टिक है या प्लास्टिक है? जो हमारी स्किन है वो इलास्टिक है या प्लास्टिक है? कोई बच्चा बताएगा? क्या हम स्किन को स्ट्रेच करें वो अपनी वापस उसी शेप में आ सकती है? हम अपने हाथ को खोलते हैं, बंद करते हैं, तो जो हमारी स्किन है वो लगातार स्ट्रेच होती है, लेकिन वो अपनी उसी शेप में वापस भी आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्किन में भी इलास्टिक बिहेवियर है। तो इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स की। इसी तरीके से जिस तरीके से पर कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, उसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं होती है। कुछ न कुछ इलास्टिसिटी हर एक ऑब्जेक्ट में होती है। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी दोनों ही अपोजिट वर्ड है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी नहीं जो 100% इलास्टिक हो, और कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी भी नहीं है कि जो 100% प्लास्टिक हो। प्लास्टिक का मतलब कि अगर आप किसी चीज को की शेप को चेंज करते हैं, वो 1%, आधा परसेंट तो कोशिश करती है वापिस अपनी उसी शेप को रिगेन करने की। चाहे च्युइंगम भी है, आपने उसको खींच दिया, आधा 1% तो वापिस से अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा ही। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको हम 99.999% प्लास्टिक मटेरियल कह सकते हैं। उनमें वॉल पुट्टी है, पुट्टी है जो कि घरों में दीवारों पे भी करते हैं, और मोम है, मोमबत्ती, कैंडल का जो वैक्स है, पैराफिन वैक्स है, वो भी नियरली परफेक्टली इलास्टिक है। नियरली हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 100% परफेक्ट तो नेचर में ऐसा मटेरियल है ही नहीं है। लेकिन फिर भी नियरली हम कह सकते कि 99.999% इलास्टिक है या प्लास्टिक है। तो ये सभी समझ आया आपको? डायमंड, डायमंड कैसा मटेरियल होगा? बताओ फटाफट। इलास्टिक होगा या प्लास्टिक? कौन सा बिहेवियर उसमें ज्यादा है? वैसे हर मटेरियल में कुछ ना कुछ इलास्टिक बिहेवियर भी होता है, प्लास्टिक बिहेवियर भी। तो डायमंड में कौन सा बिहेवियर ज्यादा है, प्लास्टिक या इलास्टिक? बताओगे प्लास्टिक। शिवानी? सर प्लास्टिक। डायमंड, उसमें प्लास्टिसिटी ज्यादा है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपकी पेंसिल का जो सिक्का है वो ग्रेफाइट का ही होता है। तो वो भी परफेक्ट, वो भी प्लास्टिक बिहेवियर को शो करता है ज्यादातर। मेटल्स ज्यादातर इलास्टिक होती हैं। कोई भी मेटल है, उसको आप कितनी बार भी बेंड करो क्या वो टूटेगी? प्लास्टिक बिहेवियर जनरली टूट जाती हैं बहुत जल्दी। उनको अगर आप बार बार डिफॉर्म करते हो तो बहुत जल्दी टूट जाती है। जबकि इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स आसानी से नहीं टूटती हैं। उनको आप कितना भी स्ट्रेच करो, कंप्रेस करो, उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। हमारे जो हेयर है वो प्लास्टिक है या इलास्टिक है? हमारे हेयर इलास्टिक है या प्लास्टिक है? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने से ही टूट सकती हैं। मतलब अगर उनको आप डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे, उनकी शेप को चेंज करने की कोशिश करोगे, तो वो टूट जाएंगी।
जो हमारे हेयर हैं वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है, मेटल से भी ज्यादा इलास्टिक है। नायलॉन है वो भी बहुत ज्यादा इलास्टिक है। तो आपने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखी होंगी जिनमें बालों की हेल्प से बहुत ज्यादा वजन को कैरी किया गया होता है, ट्रक को खींच रहे होते हैं लोग अपने बालों से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बालों के अंदर भी इलास्टिसिटी है। मेटल्स में तो होती ही होती है। जो रस्सी होती है ज्यादातर नायलॉन की बनी होती है, क्योंकि नायलॉन में भी बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। तो इलास्टिक बिहेवियर की वजह से ऑब्जेक्ट्स आसानी से टूटती नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का। कुछ ऑब्जेक्ट्स इलास्टिक होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक। ऐसा किस वजह से होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हो, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्यूब की शेप दी हुई है, छोटा सा क्यूब है। इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एटम्स होंगे, लेकिन हम सभी एटम्स को तो डायग्राम में शो नहीं कर सकते हैं। तो हम 10-15 एटम्स को शो करके जानने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स इलास्टिक बिहेवियर कैसे शो करती है। ये तो हमें पता है कि जो एटम है वो स्फेरिकल स्फेरिकल शेप का होता है। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन का ज्यादातर जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है, एटम होलो होता है या सॉलिड, कौन बच्चा बताएगा। एटम का जो ज्यादातर वॉल्यूम है वो एम्प्टी है या मटेरियल मैटर से भरा हुआ है, यानी कि एटम होलो है या सॉलिड है अंदर से। एटम का ज्यादातर मास सेंटर पर ही कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस पर। बाकी का जो पार्ट है, वॉल्यूम है, वो एम्प्टी होती है ज्यादातर वॉल्यूम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। तो क्या एटम की कोई बाउंड्री होती है, क्या कोई एटम की शार्प बाउंड्री होती है। जैसे कि एक बॉल है, बॉल का एक सरफेस होता है, कोई भी बॉल है उसकी एक बाउंड्री होगी, सरफेस होगा। क्या एटम का भी कोई बाउंड्री या सरफेस होता है, शार्प बाउंड्री कोई, कोई बच्चा बताएगा। शिवानी आप बताओगे, क्या एटम की कोई बाउंड्री या सरफेस होता है। हम एटम की रेडियस कैसे यस सर। एटम की रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहां से कहां तक की डिस्टेंस को हम एटम की रेडियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर कहां तक, वैलेंस लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन से लेकर न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो सेपरेशन है उसको हम रेडियस बोलते हैं। लेकिन जो रेडियस है, एटम की रेडियस, वो फिक्स नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा चेंज आता रहता है। क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो जरूरी नहीं कि एक डेफिनेट डिस्टेंस पर रहे न्यूक्लियस से, वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है। बोहर मॉडल में तो हम मानते हैं कि एटम की एक फिक्स रेडियस होती है, फिक्स ऑर्बिट्स होती हैं। लेकिन आजकल हम एटम की फिक्स ऑर्बिट्स नहीं मानते हैं। हम एटम को किस शेप में मानते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ की बजाय जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जिस तरीके से किसी गैस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उसी तरीके से जो स्फेरिकल एटम है उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स की तरह ही रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो ऑर्बिट वाला कंसेप्ट तो आजकल हम ज्यादातर कंसीडर करते ही नहीं है। जो एटम का लेटेस्ट मॉडल है
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसमें हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक गैस की तरह ही ट्रीट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं। तो नए मॉडल में तो कोई ऑर्बिट्स होते ही नहीं है, तो फिर रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेकिन एक चीज डेफिनेट होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकते, फ्री टू मूव है सभी, लेकिन वो न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उसके लिए उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो बाहर से हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। अपने आप कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर एस्केप नहीं करेगा, न्यूक्लियस को छोड़कर। तो एटम की वैसे तो कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, लेकिन हम एक वर्चुअल बाउंड्री अज्यूम कर सकते हैं, जिसके अंदर अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। वैसे कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स जिस वर्चुअल बाउंड्री के अंदर रहेंगे उसको हम एटम कह सकते हैं। तो क्या दो एटम एक दूसरे को टच कर सकते हैं? ये अगर बात हमें समझ आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि एटम्स इलास्टिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं। क्या दो एटम्स एक दूसरे को टच कर सकते हैं? क्या हम दो एटम को एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज ला सकते हैं? क्या दो एटम्स के बीच में कोई फोर्स होता है? जनरली कोई भी सॉलिड है तो उसके अंदर जो भी एटम है, पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जनरली हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते ही हैं। तो दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के अंदर फ्यूज्ड होते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। अभी मैं दो एटम्स को शो करता हूं। एक पहला एटम है, ये फिर दूसरा एटम है। हम देख रहे हैं कि कुछ पार्ट ऐसा है दोनों एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें हम दोनों एटम्स को मर्ज्ड शो कर रहे हैं। वैसे क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज आए? हम यहाँ दो केस कंसीडर कर रहे हैं, मैं भी बता देता हूं आपको। एक एटम ये है, फिर दूसरा केस ये है कि उनके बीच में कुछ गैप है। फिर हम अब दूसरे केस पर आ जाते हैं। चलो एक में ही दो केस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ दो एटम है, इन दो एटम को हम कितना क्लोज ला सकते हैं? अब आप देख रहे हो कि दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये वैसे तो एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, फिर भी हमने रेड कलर से एक बाउंड्री शो की हुई है, जो कि एक वर्चुअल बाउंड्री है। एटम एक दूसरे के अंदर फ्यूज भी हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है उनके अंदर। तो जब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि जो एटम्स है वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो गए हैं, मतलब एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के अंदर दूसरे एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। लेकिन कितना ज्यादा ये फ्यूज हो सकते हैं? अभी आप क्या देख रहे हो कि एटम्स जस्ट एक दूसरे के जस्ट कांटेक्ट में है, और अब क्या हुआ, एक दूसरे के अंदर फ्यूज होना शुरू हो गया। कितना फ्यूज हो सकते हैं? इससे ज्यादा ये फ्यूज नहीं हो सकते। अगर हम इनको इससे ज्यादा फ्यूज करने की कोशिश करेंगे, सपोज करो मैं इसको यहां ले आता हूं, ये इसकी पहले ओरिजिनल पोजीशन है, मैं इसको इसके अंदर बहुत अंदर ले आता हूं फोर्सफुली, तो एटम अपने आप वापिस बैक आ जाएगा रिपल्शन की वजह से। क्योंकि इस लिमिट के बाद जैसे ही मैं एटम को और अंदर फ्यूज करने की कोशिश करूंगा, तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से एटम वापिस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये जो आप फोटो देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हो, यहाँ क्या शो किया हुआ है कि दो एटम्स हैं,
उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो गए, एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए। लेकिन अगर मैं चाहूं कि इन पर फोर्स अप्लाई कर देता हूं और इनको और अंदर फ्यूज कर दूं, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर एक लिमिट के बाद रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी और एटम वापिस बाउंस बैक कर जाएगा अपनी ओरिजिनल शेप में। तो हम कितना भी अंदर इनको ठूसने की कोशिश करें, इनको फ्यूज करने की कोशिश करें, वापिस से ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। एक लिमिट से ज्यादा हम दो एटम्स को फ्यूज नहीं कर सकते। फ्यूज करने का मतलब एक दूसरे के अंदर ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। एक लिमिट तक ही इनमें अट्रैक्शन होगी, एक लिमिट के बाद फिर रिपल्शन शुरू हो जाती है। अक्सर हम पढ़ते हैं कि एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होती है, लेकिन रिपल्शन भी हो सकती है अगर हम उनको एक लिमिट से ज्यादा फ्यूज करने की कोशिश करते हैं। इसको हम स्प्रिंग मॉडल से समझ सकते हैं, या हम यह अज्यूम कर सकते हैं कि जो दो एटम्स है उनके बीच में एक स्प्रिंग होता है। उन एटम्स के बीच में एक स्प्रिंग है। अगर आप इन दो एटम्स को और ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करोगे, तो जैसे एक्सटर्नल फोर्स रिमूव होगा तो वापिस से ही अपनी उसी शेप में वापिस आ जाए। तो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम एक स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इस बॉन्ड को की लेंथ को इंक्रीज करना चाहोगे या डिक्रीज करना चाहोगे, तो उसके लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। और जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, वापिस से ये जो बॉन्ड लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ की इक्वल हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ का मतलब समझते हो सभी? जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसके अंदर हम बॉन्ड लेंथ किसको कहेंगे? दोनों एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। दोनों एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। इसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच और कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो जाती है। उसी तरीके से हम दो एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्प्रिंग की तरह ही, क्योंकि जो बॉन्ड है वो एक स्प्रिंग की तरह इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो वापिस से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आके डिक्रीज हो जाएगी। अगर कंप्रेस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, फिर वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो एटम्स को अगर हम एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेंगे, वो फिर से क्लोज आने की कोशिश करेंगे। और अगर हम उनको एक दूसरे के अंदर ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के अंदर उनको ठूसेंगे, फ्यूज करेंगे, वो वापिस से अपनी उसी शेप में आने की कोशिश करेंगे। तो ये स्प्रिंग बोल मॉडल है सॉलिड्स के इलास्टिक बिहेवियर को समझने के लिए। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि दो एटम्स को अगर आप जरूरत से ज्यादा एक दूसरे के क्लोज लाओगे, एक लिमिट से ज्यादा एक दूसरे के क्लोज लाओगे, तो वो रिपेल करना भी शुरू कर देंगे। तो इसी वजह से जब हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ है पार्टिकल्स के बीच में वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, फिर से जो बॉन्ड लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ, बॉन्ड लेंथ की, नॉर्मल बॉन्ड लेंथ की इक्वल हो जाएगी और फिर से पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप दो ग्राफ देख सकते हो। इन दो ग्राफ में क्या शो किया गया है? इन दो ग्राफ में हम क्या देख सकते हैं? जो दूसरा ग्राफ, पहला ग्राफ है, वो आर और यू के बीच में। यहाँ पर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर यहाँ पर बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि दो एटम्स के बीच के सेपरेशन को, जिसको हमने यहाँ स्ट्रेट लाइन से शो किया हुआ है। इसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। इसको हम बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं या फिर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इंटर एटॉमिक सेपरेशन कहिए या फिर बॉन्ड लेंथ कहिए।
वैसे तो बॉन्ड लेंथ किसी मॉलिक्यूल के अंदर होती है, लेकिन यहाँ भी क्योंकि बॉन्ड है, एक अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में, तो उसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। जनरली बॉन्ड लेंथ वर्ड टर्म जो है हम मॉलिक्यूल्स के अंदर के अट्रैक्शन को शो करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड है वो डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है। तो चाहे वो मेटालिक बॉन्ड हो, चाहे वो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो एटम्स के बीच में, तो उनकी वजह से जो मिनिमम सेपरेशन होगा एटम्स के बीच में, उसको हम इंटर एटॉमिक सेपरेशन कह सकते हैं, जिसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। क्या आर को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इन एटम्स को एक दूसरे से दूर ले जाएं या एक दूसरे के अंदर ज्यादा फ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तो जो स्मॉल आर है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। यू यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसको हम कहेंगे। जैसे कि किसी स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसी तरीके से एटम्स को भी जब हम एक दूसरे के क्लोज लाएंगे या एक दूसरे से दूर लेकर जाएंगे, तो जो एनर्जी है उसमें कुछ चेंज आएगा। तो पहला ग्राफ एनर्जी के वेरिएशन को शो कर रहा है विद इंटर एटॉमिक सेपरेशन, और जो दूसरा ग्राफ है वो फोर्स की नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फोर्स की नेचर और मैग्नीट्यूड को विद सेपरेशन। पहले हम दूसरे ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ में हम क्या देख सकते हैं? एक पॉइंट ऐसा आता है जिससे अगर ज्यादा इंटर एटॉमिक सेपरेशन है तो दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन रहेगी, लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा हम एटम्स को क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। आर नोड यहां पर नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है। आर नोड जो है वो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है जब हमने कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स एटम्स पर अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो एटम्स के बीच में जो नॉर्मल इंटर एटॉमिक सेपरेशन है वो आर नोट है। तब फोर्स कितना होगा? उस केस में ना अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, यानी कि दो एटम्स के बीच का जो फोर्स है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? दोनों एटम्स के बीच के सेपरेशन पर। एक लिमिट से ज्यादा अगर आप एटम्स को फ्यूज कर दोगे तो रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हो जाएगा उन दोनों एटम्स के बीच में। तो इस ग्राफ से हम वेरिएशन दे सकते हैं फोर्स का और एनर्जी का विद इंटर एटॉमिक सेपरेशन। तो यहां तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो खुद को अनम्यूट करें। किसी बच्चे को कुछ नहीं पूछना? इस डायग्राम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि एटम जो मटेरियल है वो इलास्टिक बिहेवियर क्यों शो करता है। रबर बैंड की लेंथ क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि उसमें इंटर एटॉमिक सेपरेशन इंक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से जिस तरीके से किसी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ जो स्प्रिंग है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या क्योंकि बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में जो कि किसी सॉलिड के अंदर कंटेन्ड है। तो अभी हम यहीं सम अप करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक से। ओके, नाउ यू कैन लीव दिस मीटिंग। हैव अ नाइस डे।